यूक्रेन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जंग के मैदान में रूस को वो अधिकतम क्षति पहुंचा सके। 5वें साल में भी यूक्रेन की तरफ से हमले जारी हैं, लेकिन रूस ने जो दावा किया था, इस बीच जो खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि बड़ा नुकसान अब तक यूक्रेन को ही हुआ है, जो सारे एक्सपर्ट्स भी दुनिया के मानते हैं। तो आमने सामने की जंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक दूसरे पर रॉकेट से प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें जारी की हैं और जारी करते हुए बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आमने सामने की ये जंग दोनों देशों के बीच 4 साल से लड़ी जा रही है, जिसका अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है, यानी कि ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि युद्ध में रूस का पलड़ा भारी है, रूस के सामने यूक्रेन की ताकत कुछ भी नहीं थी, फिर भी ये जंग 4 साल पूरे करके 5वें साल में प्रवेश कर चुकी है। और देखिए, इस बीच तैनाती के बारे में भी आपको बता दें, जो सबसे बड़ी ताजा तैनाती नजर आई वो बेलारूस में नजर आई। बेलारूस में ऑर्शनिक, ज़ेलेंस्की का देखिए दावा क्या है, बेलारूस में ऑर्शनिक तैनात कर रहा है रूस। मिसाइल के लिए बेलारूस में बेस तैयार हो रहा है। ऑर्शनिक से यूरोप को डराने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल यह है कि क्या ऑर्शनिक के टारगेट पर यूरोप है? ज़ेलेंस्की ने नाटो को आगाह क्यों किया? ऑर्शनिक की ताकत के बारे में भी आइए आपको जल्दी से बता देते हैं। रेंज है इसकी 5,500 किलोमीटर, स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटा। पेलोड की बात करें तो परमाणु बम ले जाने में ये सक्षम है और इस वजह से कहीं ना कहीं खौफ ज़ेलेंस्की के अंदर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो बताने की कोशिश ये कर रहे हैं मुकेश कौशिक जी कि कहीं ना कहीं खतरा यूरोप के लिए भी है, क्योंकि अगर यूक्रेन की वॉल ढहती है तो फिर अगला नंबर यूरोप का है, नाटो देशों का है। ये जो बात बार बार कही जाती है ज़ेलेंस्की की तरफ से, इसमें कितनी सच्चाई, कितना दम आपको नजर आता है? समीर, ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि 22 फरवरी को जब 2 दिन बाद जब ये युद्ध शुरू हुआ था 2022 में, तो मेरी आपसे ही बात हो रही थी और उस समय मैं इटली में था जी। और उस समय यूरोप का कोई देश ये नहीं चाहता था कि ये जंग छिड़े। उनके ऊपर एक तरह से बड़े काले बादल मंडरा रहे थे और मैंने आपसे कहा था उस समय भी कि यूरोप का कोई देश ये नहीं चाहता कि ये रशिया की वॉर छिड़े, और उनको ये लगता था कि व्लादिमीर पुतिन कभी युद्ध नहीं करेंगे, ये उनकी भभकियां हैं, धमकियां हैं और वो नाटो को काउंटर करने की एक चाल है। लेकिन 2 दिन बाद वो युद्ध छिड़ा और आज 4 साल बाद जब हम बात कर रहे हैं तो इस युद्ध को रोकने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यूरोपीय देश ही हैं। वो जो 4 साल पहले युद्ध नहीं होने देना चाहते थे, वही देश, वही यूरोपीय देश अब 4 साल बाद ये युद्ध रुकने नहीं देना चाहते। और कारण क्या हुआ है इन 4 साल का, पिछले अगर विश्लेषण देखें तो ये कि वहां पर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे, उधर जो डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनको लगता था कि एक रिमोट का बटन दबाएंगे और वो जब चाहेंगे वो इस युद्ध को रोक देंगे, वो फेल हो गए। इस बीच नाटो और अमेरिका की जो दूरी बढ़ गई और दूरी बढ़ने के कारण नाटो खुद मजबूत होता चला गया और नाटो माइनस अमेरिका बिहेव करने लग गया और वो उन्होंने एक अलग से अलायंस भी बनाया कि विलिंगनेस वाले जो 2 देश हैं जो इस पूरे युद्ध को फंड कर सकते हैं, वो एक साथ आए। तो ये पूरा का पूरा नजारा इन 4 साल में बदला है और युद्ध को जो शांति के मसीहा डोनाल्ड ट्रंप बनने आए थे, वो खुद अब युद्ध के अलंबरदार बन रहे हैं। खुद ही धीरे-धीरे जंग का ऐलान करने के लिए तैयार बैठे, अब तब कभी भी वो ईरान पर हमला कर सकते हैं। मनीष के पास चलेंगे, तेल अवीव में मनीष हमारे सहयोगी मौजूद है। मनीष, लेकिन एक चीज तो देखनी पड़ेगी इस जंग को लेकर कि रूस एक महाशक्ति थी, अमेरिका का सपोर्ट ऑन ऑफ यूक्रेन के साथ होता रहा, सिर्फ संख्या बल से नहीं। अक्सर कहा जाता है कि युद्ध को जज्बे से लड़ा जाता है। इस युद्ध में कैसे देखा जाए यूक्रेन की सेना को, यूक्रेन की लीडरशिप को, इस वॉर में रूस जैसी महाशक्ति को अब तक जितना उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और जिस तरीके से युद्ध को कंटिन्यू किया है अब तक? बिल्कुल, देखिए, जब इस जंग के आज 5वां साल शुरू हो रहा है तो मेरी आंखों के सामने वो सब मंजर एक के बाद एक याद आ रहे हैं। फिर चाहे वो मरियोपोल की वो भीषण जंग हो या फिर बाखमुत की वो लड़ाई जिसमें सबसे अधिक सैनिक मारे गए, या फिर क्रीमिया ब्रिज पर वो अटैक हो, या फिर जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर जब मैंने खुद मिसाइलों के हमले देखे थे, या फिर अगर कुर्स्क में जिस तरह से यूक्रेन की सेना घुसी हो, या फिर अगर आप कहें तो बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया तक लगातार अटैक
अटैक होने की बात, और उस बीच डोनेट्स्क जैसे खूबसूरत शहर में हर दिन लगातार बमबारी, ये सब कुछ होता रहा। लेकिन इसके बीच में जो एक बात थी कि अमेरिका के नेतृत्व में 30 देशों ने यूक्रेन को समर्थन दिया, कहने के लिए ये जंग रूस और यूक्रेन का जंग था। लेकिन युद्ध के हर मोर्चे पर रहकर मैंने खुद देखा कि ये जंग कभी रूस और यूक्रेन की नहीं, बल्कि रूस बनाम अगर आप कहें तो नाटो देशों का था। बस अंतर यही था कि नाटो के सैनिक वहाँ नहीं पहुँचे थे, लेकिन वो लगातार हथियार भेज रहे थे। तो आज की तारीख में अगर आप कहें तो अमेरिका और नाटो देशों का जो सपना था कि वो रूस को कमज़ोर कर देंगे, रूस को नुकसान पहुँचा देंगे, अब लगता यही है कि इस युद्ध ने यह हकीकत बता दी है कि दुनिया यूं ही चलेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर विश्व युद्ध को भविष्य में कभी आकलन किया जाएगा तो यह किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था, जिसमें सीधे तौर पर 3 दर्जन से अधिक देश इन्वॉल्व थे। लेकिन इन सब के बीच आप अगर कहें तो पहला सवाल यही मन में आता है कि ये जंग अभी भी रुकने वाली नहीं है। बस अंतर यही है कि युद्ध के नए नए मोर्चे खुल गए हैं, और एक मोर्चे पे तो मैं खुद अभी मौजूद हूँ जहाँ कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग के पैरेलल में यहाँ भी एक जंग शुरू होगी, और दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट है और वो है अमेरिका का। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, बने रहे आप हमारे साथ। अब अपने दर्शकों को सीधे मैं मॉस्को लिए चलूंगा, जहां से हमारे साथ विनय शुक्ला जी मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले पूर्णिमा जी से अमेरिका के रोल की बात कर रहे थे, और अमेरिका का अगर ये रोल नहीं होता तो शायद ये जंग होती ही नहीं या फिर इतनी लंबी खिंचती नहीं। लेकिन अगर बात मॉस्को की जाए, बात पुतिन के इरादों की जाए, तो वो फिर बदलते क्यों नजर आए इन 4 सालों में? ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि शुरुआत तो, बुनियाद तो जंग की यही थी कि यूक्रेन नाटो मेंबर ना बन जाए। अब नाटो मेंबरशिप तो वो छोड़ने के लिए तैयार है, कई बार ये इरादे यूक्रेन के सामने आए, लेकिन अब तो बात ये हो रही है कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। 20% यूक्रेन के हिस्से पर कब्जा ऑलरेडी जमा कर बैठे हैं इस जंग में व्लादिमीर पुतिन। असल इरादे हैं क्या इस जंग के पीछे व्लादिमीर पुतिन के, रूस के? बात यह है कि शुरू से ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि उनको यूक्रेन नहीं चाहते कि वो नाटो में शामिल हो या रूस के खिलाफ किसी गुट में शामिल हो, क्योंकि वो रूस के हथियारों को, जैसे आप देख ही रहे हैं कि वो हमले कर रहा है यूक्रेन, तो इसलिए नहीं चाहते थे कि वो रहे। और जो वहां जाने का मकसद ये था उनका 4 साल पहले कि एक बार यूक्रेन में अगर वो उसको तोड़ देंगे तो उसके नाटो की नीति थी कि उसको सदस्य नहीं बनाएंगे। तो वो एक तरह से कह दीजिए कि नाटो का तो सदस्य नहीं बनेगा, पर नाटो खुद ही शामिल हो गया है। और जो पुतिन का दावा था कि यूक्रेन की टेरिटरी से रशिया की बहुत अहम इलाकों पर हमले किए जा सकते हैं, तो वो पूरा की हो गया है। वो पूरी इस बात को साबित कर दिया है कि यूक्रेन वास्तव में रूस के लिए खतरा था और ये पुतिन का विम नहीं था। अब सवाल ये है कि कैसे इसको सुलझाया जाए, क्योंकि वॉर अमेरिका की है, अमेरिका ने शुरू की, और यूरोप जो है अब वो नाटो को अमेरिका को हाईजैक कर। नहीं, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही विनय शुक्ला जी, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही